अभी हाल में इतिहास के एक जानकार प्रोफेसर कपिल कुमार ने एक किताब लिखी है। यूं तो नेताजी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन हाल में प्रोफेसर कपिल कुमार की एक किताब आई है जिसका टाइटल है नेताजी आज़ाद हिंद सरकार एंड फौज, रिमूविंग स्मोक स्क्रीन्स 1942 टू 1947। और ये अब से कोई 2 दिन पहले इसकी लॉन्चिंग हुई और मैं, कर्नल RS सिंह साहब, GD बख्शी और तमाम सारे लोग उसमें मौजूद थे। लेकिन किताब प्रोफेसर कपिल कुमार ने लिखी, लेकिन इसके बारे में है तो बहुत बहुत मैं समझता हूँ कि अगर किताब के जितने चैप्टर हैं अगर उस पर चर्चा हो तो बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन 4-5 इशू आज हम टेकअप करना चाहते हैं। और RS सिंह साहब ने 2-3 इशू उठाए थे, वो बड़े उस तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि उसमें समय का अभाव भी होता है और उतना बोला भी नहीं जाता। तो मुझे लगता था कि इस किताब के 4-5 ऐसे इशू हैं जिस पे एट लेंथ बात की जा सकती है, और उसी सिलसिले में कर्नल RS सिंह साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं। मैं सिंह साहब से अपनी बात शुरू करूं तो मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ी जिसे कह सकते हैं मिस्ट्री इस देश में रही है नेताजी को लेकर के, कि नेताजी का एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ और फिर वो मिस्ट्री चलती रही और लंबे समय तक चली। लेकिन जैसे जैसे संचार क्रांति बढ़ी और सत्ताओं पे लोग बदले और डी क्लासिफिकेशन हुई इस सरकार के दौरान, उसके बाद से बड़े सारे रिवीलिंग फैक्ट्स आए हैं। ये किताब इस बात को पुरजोर तरीके से डिनाई करती है, खंडन करती है, उसको नकारती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत या मृत्यु किसी विमान दुर्घटना में हुई है। कर्नल साहब, आपको आपका जो 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 कपिल कुमार ने ये कहा है, इस पे आपका व्यू क्या है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, यकीनन हम लोग 14 फरवरी को उस किताब के लॉन्च में थे, लेकिन कुछ कार्यक्रम जो बुक लॉन्च होता है, आप जानते हैं, कई बार वो बारीकियां नहीं डिस्कस हो पाती हैं क्योंकि उसका तरीका ही यही होता है वो बुक लॉन्च का। तो कई बारीकियां रह गई, लेकिन मैं इतना ज़रूर शुरुआत में कहूँगा कि आज तक जितनी किताबें आज़ाद हिंद फौज के बारे और सरकार के बारे में लिखी गई है, और मैंने जो कुछ भी यहाँ हिंदुस्तान में अवेलेबल है, उपलब्ध है, मैंने उसको पढ़ा है। इस किताब के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि इतना व्यापक तरीके से आज तक इसको किसी ने नहीं डील किया है, इस सब्जेक्ट को, जितना कि प्रोफेसर कपिल कुमार साहब ने किया है। उन्होंने उसके तमाम आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी का दर्शन क्या था, उनके तरीके क्या थे, उन्होंने किस तरीके से इसका निर्माण किया आज़ाद हिंद फौज का। उसके पहले लोग ये सोचते हैं कि 1942 से ये कहानी शुरू होती है, जबकि ये तैयारी 39-40 से नेताजी ने शुरू कर दी थी। और शायद इसी कारण है कि अंग्रेज के कहने पर गांधी जी ने उनको कांग्रेस के पद से हटाया था, तो वो भी एक कारण था। तो उन्होंने किस तरीके से तैयारी शुरू कर दी, तो ये एक बड़ा व्यापक इस किताब में एक वर्णन है आज़ाद हिंद सरकार और फौज का। और उसके साथ साथ तमाम इसमें तस्वीरें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तस्वीरें जो कि दुर्लभ हैं। आज़ाद हिंद फौज का करेंसी क्या था, आज़ाद हिंद फौज के जो उनके तगमे कैसे थे, आज़ाद हिंद फौज में ये सारे और कई इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। आपने कहा कि इसमें बड़े पुरजोर तरीके से ये कहा गया है कि उनकी प्लेन क्रैश में, हवाई दुर्घटना में उनकी मौत नहीं हुई थी। आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें एक वर्णन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक निजी चिकित्सक थे, पर्सनल डॉक्टर, फिजिशियन, जिनका नाम था रामाराव। तो 18 अगस्त 45 को रामाराव साइगॉन में थे। तो वो कहते हैं कि उस दिन
नेताजी जहाज़ से उड़े और उनकी जहाज़ की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उसके बाद एक जापान का जो ये सुसाइड पायलट है उसको तैयार किया गया और उसको कुछ नेताजी के कपड़े दिए गए और वो कपड़े लेने के बाद वो वहाँ से फ्लाई किया और फिर उसके बाद में आपको मालूम है कि किस तरह से ताइवान में उनका प्लेन क्रैश की बात बताई गई। तो वो इस बात की पूरी पुष्टि करते हैं। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये उनके बयान पे कितना भरोसा किया जाए। आप ये कह सकते हैं कि वो सच नहीं बोल रहे हो, लेकिन उसके बाद की जो घटनाक्रम है उससे आप इस बात को डिड्यूस कर सकते हैं, ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये आदमी बिल्कुल सच बोल रहा था, क्योंकि उनको साइगॉन से, और उन्होंने कहा कि नेताजी उसके बाद वियतनाम से सबमरीन से निकल गए थे। तो एन.टी. रामाराव को अरेस्ट किया जाता है और उनको अरेस्ट करने के बाद वो सीधे उनको मुल्तान जेल में ले गए। ठीक है ना। अब आपको मालूम है पार्टीशन हो गया, मुल्क के टुकड़े हो गए। अब वो मुल्तान जेल में जब थे तो उन्हें तो वापस आ जाना चाहिए था। जब हमारा देश सो कॉल्ड आज़ाद हुआ तो उनको तो वापस आ जाना चाहिए था। ही वॉज इन मुल्तान जेल टिल 1948, दिसंबर 1948। एक डॉक्टर किस जुर्म में आपने उनको वहां पे रखा हुआ था। और फिर वहां से वो निकलते हैं, जैसे ही वो रिहा होकर लाहौर से आते हैं तो उनको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उनको सीधे आंध्रा के जेल में भेजा जाता है। वहाँ कुछ वक्त उन्होंने गुजारा। वहाँ के बाद उनको फिर उड़ीसा के जेल में रखा जाता है और फिर उनका जो बयान है उस पर कपिल कुमार साहब ने लिखा है कि वो कहते हैं, रामाराव कहते हैं कि उसके बाद मुझे बिजू पटनायक और एन संजीवैया रेड्डी, ये दोनों मुझे हाईएस्ट अथॉरिटी के पास ले गए। और हाईएस्ट अथॉरिटी का वो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हाईएस्ट अथॉरिटी तो वही रहता था तीन मूर्ति में जहाँ ये किताब का विमोचन हुआ। तो उस हाईएस्ट अथॉरिटी ने इनसे सारे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज सारे वो ले लेते हैं। तो उनसे कहा गया कि आप इस हाईएस्ट अथॉरिटी का नाम क्यों नहीं लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे इनको बेड़ियों में रखा गया था मुल्तान में। उन्होंने बेड़ियों का अपना उसके निशान दिखाए, घाव दिखाए। कहा कि मैं आगे की ज़िंदगी अपनी बर्बाद नहीं करना चाहता। इस तरह से उनको धमकी दिया गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटिमिडेट किया गया। और फिर उनको सारी ज़िंदगी उनको मजबूर किया गया चुप रहने के लिए। एक दूसरे शख्स थे, नाम याद नहीं आ रहा है अभी, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि वो सबमरीन के द्वारा वियतनाम से निकले थे। उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो आप इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र था। गुमनामी बाबा कौन थे, नहीं थे, इस पर वाद विवाद हो सकता है। और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि तमाम किताबों के पढ़ने के बाद, अनुज धर की बातें सुनने के बाद, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि गुमनामी बाबा ही वो थे। वो ये एक लेकिन अलग बात है। वो शायद जब अब इतना सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट हो गया है तो ये सच आएगी लोगों को, ये सच जा रही है।
जिस तरह से नाथूराम गोडसे का हाँ, बयान बयान हाँ, छुपा के रखा। हाँ, बयान छुपा के रखा था, उसी तरीके से ये भी सच एक दिन आएगी। लेकिन ये इस किताब के संदर्भ में इसमें बड़े क्लियर उसमें शब्दों में वो लिखा हुआ है कि एनटी रामाराव बेचारे डॉक्टर था, उसको आपने बेड़ियां पहना दी, क्या पाप किया था उसने। और आप सोचो कि ये एन सिंजीवैया रेड्डी और ये बीजू पटनायक जैसे लोग, तो आप देखिए इनका क्या रोल था ये कांग्रेसियों का। लेकिन आपने एक बात बड़ी इसमें अपने इस सवाल के जवाब में आपने एक बात बीच में कही कि गांधी जी ने सुभाष बाबू को, जब वो अध्यक्ष चुने गए और सीताभी पटरमन को हराया, तो उनको रिजाइन देने में मजबूर किया अंग्रेज़ों के कहने पे। ये बात मैं इसलिए आपकी उसको एक तरीके से सप्लीमेंट कर रहा हूँ कि इसी किताब में ये भी कहा गया है कि गांधी जी और वॉइसरॉय के बीच में गोपनीय संचार कायम था। तो गांधी जी का वॉइसरॉय से कौन सा ऐसा संचार चीज़ें थी जो वो ये कर रहे थे? क्योंकि जब आपने कहा कि सुभाष को हटाया गया, तो हम तो ये पढ़ते हैं कि साहब उन्होंने हट कर ली कि साहब सीताभी पटरमन को से जीत गए हो, लेकिन मेरी जीत है, तो उन्होंने उस पर से इस्तीफा दे दिया, वो चले गए। तो क्या गांधी जी यहाँ से एक डूबियस रोल नहीं निभा रहे थे कि वॉइसरॉय से आपने एक गुप्त संचार के माध्यमों का आपने आदान प्रदान संपर्क बना रखा था, वो गोपनीय बात तो कभी आई नहीं है, तो इसी किताब के माध्यम से पता चलती है। देखिए इस किताब में बाद में कर्नल महबूब अहमद का जिक्र आएगा, और मैं उनसे पर्सनली मिला था, कई बार उनसे मिला था। वो मेरे स्कूल के भी थे और पटना के भी रहने वाले थे, और आज़ाद हिंद फौज में वो कर्नल एमएस थे इनके, सुभाष चंद्र बोस के। तो आपको ये बात, उनकी बातों मुझे जो स्मरण है, उन्होंने कहा था कि आखिरी में गांधी सुभाष को वो कहते थे माई सन सुभाष। वो बिल्कुल ये बहुत दुखी थे इन कांग्रेस नेताओं से। हबीबुर रहमान जब उनको गया और उसने ये पूरी कहानी बताई कि कैसे क्रैश हुआ, और वो हबीबुर रहमान इनके साथ था, कहता मैं वो क्रैश हुआ और ये बच गया, और बच के फिर वो कबीलियों को डायरेक्ट करता रहा। तो गांधी ने कहा था कि ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो कहीं पे इन हिज लास्ट डेज he was repenting लेकिन ये भी बात सच है, अगर इस किताब में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, जो तथ्य पेश किए गए हैं, कि के.एम. मुंशी कहते हैं कि एक बार एक फाइल आई, सीक्रेट फाइल फ्रॉम द वाइसरॉय टू गांधी, और उस फाइल में ये लिखा हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस उस समय कलकत्ते में थे, कि सुभाष चंद्र बोस ने ये जर्मन कॉन्सुलेट जो है कलकत्ता में, उसके साथ इन्होंने संबंध स्थापित किया हुआ है, और वो ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी के साथ मिलकर युद्ध करने की योजना बना रहे हैं, ऐसा कुछ आया था। तो वो किताब वो फाइल गांधी के पास गई, उन्होंने देखा, ये 39-40 की मैं बात कर रहा हूँ, और भी ऐसे कई फाइल हुए। बाद में जो कि इस किताब में लिखा है कि राजमोहन गांधी ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ ये सीक्रेट फाइल मतलब का आदान प्रदान होता था। अब आप सोचिए साहब कि ये कैसे हम लोग बेड फेलोज थे, ये कैसा ये गोपनीय संचार दोनों के बीच में था। आप तो फ्रीडम मूवमेंट चला रहे थे, ये कैसा फ्रीडम मूवमेंट था? वही बात तो है ना। आप ये कोई आप तो फिक्स्ड मैच खेल रहे थे ना। तो उससे अगर आप विश्लेषण करें तो ये बात खुल के, मतलब ऐसा ये खुल के निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गांधी जी को उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए सुभाष बोस को रिजाइन करवाना पड़ा। आप तमाम गांधी के
इंस्ट्रक्शंस के बावजूद, तमाम उनके डिज़ायर के बावजूद ये चुनाव जीत गए थे। और वो अगर सबसे बड़ा पहले लोकतंत्र की हत्या अगर कभी हुई थी, सबसे पहले तो उस समय हुई थी जब उनको मजबूर किया इन लोगों ने ये पद छोड़ने के लिए। और उस आदमी की महत्ता देखो, छोड़ दिया उसने, कुछ उस पे ज्यादा बहस भी उसने नहीं छोड़ दिया। और ये भी आपको मैं बता दूं कि छोड़ा, वो आदमी के लिए कांग्रेस संगठन एक बहुत छोटी चीज थी, वो भारत माता का सपूत था। उस आदमी ने जब आजाद हिंद फौज कहिए कि, तो उसने 3 रेजिमेंट बनाए, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और आजाद रेजिमेंट। और यही लोग जो थे उनकी राजनीतिक करियर को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं, राजनीतिक कैरियर भी खत्म किया, और नेहरू जी ने तो अंत तक जीवित रहते हुए उनके घर को भी जासूसी कराई और उनको तबाह किया। तो राजनीतिक करियर की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद दे मर्डर्ड सुभाष। दीज वर द पीपल हु मर्डर्ड सुभाष चंद्र बोस। आई एम टॉकिंग, मैं राजनीतिक रूप से बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल तो पहले भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा, और उनके पॉलिटिकल मर्डर के बाद भी, उनके राजनीतिक हत्या के बाद भी उनका कोई कसर नहीं छोड़ा। और इसीलिए 1968 तक उनकी जासूसी, उनकी जासूसी, आपको मालूम है MI5 को ये लोग रिपोर्ट करते थे। लेकिन उस आदमी की महत्ता देखो, उसने अपने कटुता को त्याग कर, कटुता तो होगी, हाँ बिल्कुल होगी, इंसान है भाई, है कटुता, तो उसने अपने कटुता को त्याग कर उसने भारत माता के हित को ज्यादा महत्व दिया। ये पैट्रियोटिज्म इसको नहीं कहते हैं तो और किसको कहते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और किसको पैट्रियोटिज्म कहते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और एक इसमें मैं जब आपसे बात करता हूँ तो ये मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। आई नो। अब उस दिन एक ये इस बात का जिक्र हुआ कि वो जब ये बात, मतलब मैं उस आदमी की भारत माता के प्रति उसका समर्पण, उनका समर्पण नेताजी का, मैं एक उदाहरण दिया। आज के संदर्भ में इसको बोलना बहुत जरूरी है कि नेताजी का बर्थडे मनाया जा रहा था, जन्मदिन मनाया जा रहा था रंगून में, अभी यांगोन बोलते हैं उसको। तो उस समय कर्नल महबूब लिखते हैं, जिसका महबूब अहमद, कि एक वृद्ध महिला आई फटी हुई साड़ी में, बिल्कुल मुफलिसी की हालत में, और उसके आंखें जो थीं वो बिल्कुल धसी हुई, लेकिन उन आंखों में बहुत शक्ति थी, एक दृढ़ संकल्प था। वो आई और उन्होंने कुछ अपने पैसे निकाले और नेताजी को उन्होंने सौंपा, उस वृद्ध महिला ने। नेताजी भाव विभोर हो गए, उनके आंखों में आंसुओं का समंदर था, वो अपने भावना को नहीं रोक सके। अब उनके अंदर ये द्वंद्व चलने लगा कि उससे पैसे लें, स्वीकार करें या अस्वीकार करें, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर मैं इसे पैसे ले लेता हूँ, ये गरीब माँ ये कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी, कैसे क्या खाएगी। उसने तो अपने पूरी जिंदगी की जो पूंजी थी वो लगा दी थी, पूरी जिंदगी को उसने। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इससे पैसे नहीं लेता हूं तो एक संदेश जाएगा कि इस मुहिम में किसी गरीब, केवल अमीर लोग ही शामिल हैं। तो उन्होंने वो पैसे लिए और उसके बाद उन्होंने कहा उस वृद्ध महिला से कि माँ, ये तुम्हारी गरीबी मेरी निर्धनता है, तुम्हारा दुख मेरा दुख है,
आज हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, लेकिन जब हम आज़ाद होंगे तो मैं सबसे पहले तुमको साड़ी खरीद के दूंगा। और फिर उन्होंने कर्नल महबूब अहमद को कहा कि इसका पता लगाओ। उसका पता लगाने के बाद उन्होंने कहा कि उनको बुलाओ, उनको रहने की जगह दी गई। आज़ाद हिंद फंड से उनका फिर मेंटेनेंस शुरू हो गया। तो देखिए, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप पेट्रियटिज्म नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो पैट्रियटिज्म भी बड़ा छोटा शब्द है सर। और सर, मैं आजकल ये बड़ी चर्चा में होती है ये वर्ड पेट्रियटिज्म। हाँ, कि क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय? व्हाट डू यू मीन? सर, पेट्रियटिज्म इसी को कहते हैं। अगर आपको इस धरती की आबो हवा से, इसके इतिहास से, इसकी संस्कृति से, इसकी भाषा से, इस यहाँ की सनातन धर्म से अगर आप उस पर गर्व करते हैं, उससे आप अगर आपको उससे मोहब्बत है तो आप पेट्रियट हैं या नहीं पेट्रियट है। अब आप शर्ट और अगर आपको यहाँ की अमीरी से भी ही नहीं, केवल अमीरी से ही नहीं, अगर निर्धनता से भी आपको मोहब्बत है तो आप एक पेट्रियट हैं। आप वो लोग जो कि शर्ट और कोट पहन के एसी गाड़ी से उतरे और जंतर मंतर पे जाके साडा हक इत्थे रख, वो पेट्रियट नहीं हो सकता है। आप फुट मसाजर और ये करके उसके बाद ट्रैक्टर से निकले और आप रिपब्लिक डे परेड को आप रौंदने की चाह रखें। उस साडा हक वालों को कहीं भी पैसे मिल जाते हैं, वो वहीं ये करने लगते हैं। तो आप पेट्रियट नहीं है। नहीं, बिल्कुल आई एग्री। तो ये पेट्रियट की क्या उस वृद्ध महिला ने वो तो सारा कुछ उसने डेफिनेशन दे दिया आपको पेट्रियटिज्म वो का। ना किताब नहीं पढ़ के आई थी वो, उसने तो वही एक अपने एक्शन से बता दिया। दैट्स राइट। प्रोफेसर कपिल कुमार ने किताब लिखी, तथ्य लिखे, लेकिन जो राइटर अक्सर प्रोफेसर खासतौर से बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो किताब लिखते हैं, वो बहुत एकेडमिक एंगल से चीज़ें होते हैं, तथ्य देते हैं, लेकिन ये किताब तो उन्होंने बड़ी डॉक्यूमेंटेशन इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन आपके साथ जो बातचीत करने का लोग पूछ सकते हैं कि किताब प्रोफेसर कपिल कुमार ने लिखी और बातचीत कर्नल आरएसनी सिंह साहब से हो रही है, लेकिन मेरे और आपके बीच में एक लंबे एसोसिएशन से मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि आप किसी किताब को पढ़ते भी हैं और उस किताब के पीछे जो आत्मा छुपी होती है उसका एक बड़ा खूबसूरत वर्णन भी करते हैं। हो सकता है कि इन तथ्यों को प्रोफेसर कपिल कुमार एक एकेडमिक एंगल से रखते हैं, लेकिन इसमें एक जगह और एक बात आई है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ख़ासतौर से 1942 वाला, उसमें आपको नहीं लगता कि इस देश के इतिहासकारों ने बहुत डिज़ाइन के तहत, बहुत सोच समझ करके, और उस वक्त जो डिस्पेंसेशन सत्ता में था उस पूरे ही चैप्टर को बहुत खूबसूरती से आउट कर दिया है और इस तरह से छुपाया है कि आज मैं समझता हूँ कि 47 के बाद से आज मुल्क जो है 2021 और 22 में पहुँच गया, तब ये तथ्य बाहर आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू से अबाउट इट? बिल्कुल, हमको जो इतिहास पढ़ाया गया या जो धारणा प्रचलित है उसके मुताबिक तो कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई रोल ही नहीं था क्विट इंडिया मूवमेंट में। वो तो बाहर थे, देश से बाहर चले गए थे। वो सब आज़ाद हिंद फौज और इसकी स्थापना करने में लगे हुए थे। लेकिन इस किताब में पहली बार मुझे ये जानने को मिला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में एक बहुत अहम रोल अदा किया था। और आप सबको मालूम है कि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ और जितने कांग्रेस के शीर्ष के नेता थे सभी एक ही साथ गिरफ्तार हो गए। आप कोई मूवमेंट लॉन्च करते हैं तो क्या जेल में चले जाएं? आप इतना तो प्रिकॉशन लेते हैं ना कि आप डिस्पर्स होंगे। लेकिन अब जो भी हो सकता है कि ये किसी प्लानिंग के मुताबिक हो, किसी कोलैबोरेशन के मुताबिक हो, तो ये एक ही साथ इकट्ठे जेल चले गए
और फिर जो मैं हमेशा कहता हूँ वो टोस्ट और हाँ, वो जो जेल हुई, वो टोस्ट वाली जेल, टोस्ट वाली वो जेल, लेटर वाली हाँ, जेल, रेडियो वो वाली जो, लाइब्रेरी वाली जेल, नींबू ठीक की है ना, चाय वाली जेल, नींबू की हाँ, चाय वाली जेल, लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, डॉटर, वो तो जेल। हाँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि वीर सावरकर को साल में एक चिट्ठी अलाउड था और यहाँ लेटर्स टू फादर सुबह से शाम, सुबह से शाम, हाँ, वो वाली Absolutely. जेल। तो वो ऐसी जेलों में ये लोग चले गए। अब था क्या कि ये इन्होंने कोई कॉन्क्रीट योजना नहीं बनाई थी इसकी पूरे आंदोलन की। तो ये बिल्कुल ही ये जिसको कहते हैं दिशाहीन हो गया था। ये 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट थे। तब सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को महसूस किया कि इनको कोई दिशा देनी चाहिए, लेकिन वो तो देश के बाहर थे, देश के बाहर थे। तो उन्होंने बर्लिन से उन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू किया और वहाँ से वो लोगों को दिशा देने का काम शुरू किया। उन्होंने लोगों को कहा कि तुम इसको किस तरीके से स्ट्रगल को स्टेजेस में करो, किस तरीके से आप जो VIPs हैं, वाइसरॉय हैं और उसके नीचे के लोग सभी के घर में जाके आप धरना बोलो। उन्होंने कहा नॉन वायलेंट वे में गुरिल्ला वॉरफेयर करो, नॉन वायलेंट वे में गुरिल्ला वॉरफेयर करो। अपने लोगों को कोई कष्ट, इस बात का ध्यान रखना कि अपने लोगों को कोई कष्ट ना हो। उन्होंने कहा कि जितने फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो वॉर प्रोडक्शन में वो लगे हुए हैं, अपना काम छोड़ दो। छात्रों से कहा कि ये तुम अभी इस मुहिम में आप लग जाओ। तो तमाम उन्होंने, और डिस्पर्स हो जाओ आप लोग सब। तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें बताई। तो बर्लिन से एक आदमी अच्छा, उन्होंने एक और बात कही। एक कर्नल ब्रिटेन था, वो BBC से वो लोगों को डायरेक्शन देता था कि UK में कैसे ये करना है उसमें। तो कल उसको सुनो और उसको अपने देश में लागू करो, उसको अपने देश में लागू करो। तो ये एक आदमी, सोचो कि बर्लिन से। और एक और मैं बात बड़ा इसमें आप लोग सबको मालूम है ये बात कि एक आदमी, सोचो साहब, उसने क्या रेडियो नेटवर्क बना रखा था, रेडियो ब्रॉडकास्ट का, इतनी सारी भाषाओं में, बर्लिन से, जापान से, साइगॉन से, थाईलैंड से, बर्मा से, ये ब्रॉडकास्ट होते थे। और आपको मालूम है उस समय रेडियो का ये हालत था, नई चीज़ थी। अगर आप रेडियो आपने खरीद लिया तो आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो लोग पहले जाते थे रेडियो, BBC बड़ा BBC आता है कि नहीं आता, ये मानते थे, हम मानते थे। जब ये सुभाष का ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया तो लोगों ने कहा कि ये रेडियो जापान, जर्मनी पकड़ता है कि नहीं, इस बुनियाद पे खरीदा जाएगा। हाँ, that was the USP. Oh, wow. USP. So this was such an interesting facet. But ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट के और इसके साथ ये देखो क्या होता है कि हम सब इंसान हैं, रोज़ कुछ सीखते हैं। जिस दिन सीखना बंद कर जाएंगे तो समझ जाइए कि हम एक मृत आत्मा के समान हैं। मैं मानता हूँ कि डेथ बेड तक, ठीक है ना, एक किताब है अंग्रेजी में, आप पढ़िएगा आप लोग, ट्यूसडेज विथ मॉरी, सभी लोगों ने पढ़ा होगा उसको। तो आप आखिरी वक्त तक आप सीखते रहते हैं। इस किताब पढ़ने, तो एक क्विट इंडिया मूवमेंट वाली बात जो कि जिसका कोई इल्म नहीं था मेरे को, और दूसरा कुछ मेरी धारणा जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, वो मैं आ रहा था, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। हाँ बोलिए। मेरा क्योंकि इसमें तो बहुत सारे चैप्टर हैं और मेरा आखिरी सवाल है, और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने 5 पॉइंट्स को लिया है। कपिल कुमार की किताब में इतना डॉक्यूमेंटेशन किया गया है इस किताब में, नेताजी, आज़ाद हिंद सरकार एंड फौज एंड रिमूविंग स्मोक्स की 1940-47। प्रोफेसर कपिल कुमार ने एक तरीके से वो डॉक्यूमेंट कर दिया है कि इसमें अभी 50 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लंबी चर्चा हो सकती है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस पे हम लोग एक सीरीज़ के तौर पे 5-5 टॉपिक को उठाएं और बताएं, क्योंकि ये किताब आम आदमी नहीं पढ़ पाएगा शायद, क्योंकि मतलब उसको लगेगा
एक रिदम होता है किताब पढ़ने का, लेकिन आपके नरेशन से ये किताब लोगों तक पहुंचेगी, उन लोगों तक जो बोलते बालते हैं, और आम आदमी को पता चलेगा। जैसे आपने कई चीज़ों को आज के कनेक्ट से कनेक्ट कर दिया। एक बात आपने उस दिन भी कहा, और आप जब बोल रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आर एस सिंह साहब जब बोल रहे थे तो आर एस सिंह साहब के चेहरे पे मतलब गुस्सा था। लेकिन मैं तो आपके साथ एक लंबे समय से हूँ, मुझे भी लगा कि उस एक बात पे आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था, और आपने पब्लिकली कहा कि इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे आपकी पूरी राय बदल गई टैगोर के बारे में। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय थी। वो क्या है जो इस किताब में है? क्या वो टैगोर के बारे में ऐसी बातें इन्होंने लिखी हैं जिससे आम आदमी समझता है कि टैगोर ने एक जनगण लिखा था, वो जॉर्ज पंजम के स्वागत में लिखा था, और फिर बाद में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, ये तमाम सारी बातें होती है। लेकिन इस किताब में टैगोर के बारे में प्रोफेसर कपिल कुमार ने जो लिखा है, वो मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ। इसका देखिए, मैंने कहा कि हम 42 से हम जानते हैं इनका जो रोल, जो इंटरनेशनल रोल जो था इनका, किस तरह से सबमरीन में गए और किस तरह से मेडागास्कर सी में जब सबमरीन में उनका ट्रांसफ़र हो रहा था, और सी इतनी रफ थी, और ये नॉन स्विमर थे बाय द वे, और उस समय उन्होंने ये रानी झांसी का रेजिमेंट का उन्होंने उसका कंसीव किया था पनडुब्बी में। लेकिन ये सारी चीज़ें मालूम है लोगों को आज़ाद हिंद फौज के बारे में, लेकिन लोगों को ये एहसास नहीं है जो मैंने कहा कि इसकी तैयारी बहुत पहले से 39-40 से इन्होंने शुरू कर, हो सकता है उसके भी पहले से, और इस तैयारी में वीर सावरकर का भी बहुत बड़ा हाथ था। उनकी मुलाकात है। नहीं, इसमें ये था। तो उस समय जब मैंने कहा कि वो सीक्रेट फाइल वाला जो मैंने बताया आपको, तो ये कहा गया, जो बंगाल की जो सीआईडी थी उसने रिपोर्ट दिया कि ये जापानीज़ कॉन्सुलेट से भी इनका संबंध है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इस पे इसलिए मैं थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि रास बिहारी बोस ने एम सहाय, जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के जो थे, उनकी पत्नी सती नाम था उनका, उनको भेजा था मैसेज लेके, सीक्रेट मैसेज लेके सुभाष चंद्र बोस के पास। और वो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से हम अपना स्ट्रगल बाहर से लॉन्च करने जा रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो बंगाल में मतलब एक क्रांति का तो वो था ही, आप सबको मालूम है। तो उस समय क्या हुआ था कि उसके पहले कि ये जितने जो गदर ग्रुप थी, गदर पार्टी थी यूएसए में, तो उनके कोड्स को ब्रेक किया गया। तो यूएसए की जो इंटेलिजेंस, यूएस की जो इंटेलिजेंस है, वो कोड्स को ब्रेक करने के बाद उन्होंने एक असेसमेंट दिया अपना, कहा कि दिस पोएट इज़ वेरी डेंजरस, ये पोएट बहुत खतरनाक है। अच्छा, टैगोर के लिए? टैगोर के लिए। और उन्होंने $10,000 उनको कहीं मिले थे वहाँ पे यूएस में, वो सारा $10,000 उन्होंने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को दे दिया। बोला कि ये जितने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और जापान में है ना, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग वाले, उन सब में इसको बांट देना। सो दैट वाज द रोल, एंड आई थैंक प्रोफेसर कपिल कुमार, जो मेरे दिमाग में वो एक गलत धारणा थी, या परसेप्शन भी होता है। नहीं, मेरी परसेप्शन तो, एंड लेट मी टेल यू, ही वाज वेरी क्लोज टू सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, he was very close to। तो इस किताब से अगर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक अवेज है पुष्पेंद्र जी, इट इज दिस, एंड आई रियली थैंक प्रोफेसर कपिल कुमार फॉर दिस। ग्रेट। मुझे लगता है कि एक मिनट, इसके पहले मैं आप इसके पहले कि इसका समापन करें, मैं सुनने वालों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जी, कि अगर आपसे कोई पूछे कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट लिबरेटेड टेरिटरी में स्थापित किया था। ही हैड लिबरेटेड वो मणिपुर का एरिया, पूरा इलाका। उन्होंने एक सरकार बनाई
जो कि कम से कम 1 दर्जन देशों के द्वारा उसको 11 देशों के द्वारा रिकग्निशन था। करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, पोस्टेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेडियो, दिस थिंग, और जितने ऑर्गन्स हो सकते हैं स्टेट के, सारे ऑर्गन्स उन्होंने इस्टेब्लिश, और इतने छोटे समय में इतनी बड़ी सिस्टम को इस्टेब्लिश कर देना, ये मतलब एक कोई जीनियस ही कर सकता है, एंड रियल लीडर। और एक जगह पे एक कासलीवाल थे, वो भी उनके डॉक्टर थे, वो कहते हैं कि मैंने नेताजी से पूछा आखिरी में साइगॉन में कि अब तो युद्ध हार गए, महायुद्ध हार गए हैं लोग, हमको तो अब ये बंदी बना देंगे, अब क्या होगा हमारा। तो बोले कि देखो, अगर 50% भी आज़ाद हिंद फौज के नुमाइंदे अपने लक्ष्य में सफल होगा, लक्ष्य पे अड़े रहे, तो किसी का कुछ नहीं होने वाला है, सब निकल के आ जाएंगे। और अगर लक्ष्य पे अड़े रहे तो आज़ादी के आंदोलन को और मोमेंटम मिलेगा। तो उसने कहा 90% अपने लक्ष्य पे अडिग रहे, जो 10% थे वो नेहरू के चहेते बन गए। ठीक है, ये उसमें नहीं लिखा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और वो 90, और उन्होंने कहा सब ट्रायल हुआ, सबके सब छूट गए। तो कितना उस आदमी में पर्सपेक्टिविटी, कितना विजन था उस आदमी में। तो इतना ही मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपसे जब भी बात करो और किसी ऐसे सब्जेक्ट पे करो तो बड़े सारे उसमें नए फैक्ट भी मिलते हैं, और उसको आप कंटेम्प्रेरी टाइम से जब जोड़ते हैं तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन एक बात तो सच है कि हम लोग ये बात अपने डिस्कोर्स में अलग अलग समय पे कहते रहे हैं कि अगर यूनाइटेड भारत या संयुक्त भारत का अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। 21 अक्टूबर 1943 में उन्होंने भारत की आज़ादी की घोषणा की, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ की। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उसी यूनाइटेड भारत में एक शख्स अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए 14 वोट में से उसे एक भी वोट नहीं मिला, वो देश का प्रधानमंत्री पहला कहलाता है। और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी, विदेश में जाके हिला दी, अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित किया, दुनिया के 11 राष्ट्रों से मान्यता दी। लेकिन हमारे देश को इतिहासकारों ने और चाटुकार नेताओं ने और चापलूस इस देश के इतिहासकारों ने सुभाष चंद्र बोस को इतिहास से मिटाने की कोशिश की। लेकिन ये भी एक सत्य है कि सत्य कभी न कभी जब बाहर निकलता है तो पूरी ताकत से निकलता है। और प्रोफेसर कपिल कुमार और तमाम हमारे साथी, खासतौर से चाहे वो अनुजधर हों या जीडी बख्शी साहब ने अपनी एक किताब लिखी है, गांधी और बोस किसने दिलाई आज़ादी। लेकिन ये किताब नेताजी, आज़ाद हिंद सरकार एंड फौज, रिमूविंग स्मोक स्क्रीन 1942-47, ये किताब एक मील का पत्थर है। और मैंने आप सबके सामने कर्नल सिंह साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसमें बहुत सारे और ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों को हम कैसे नरेट करेंगे, और सिंह साहब ने वादा किया है कि वो अपना समय देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।